हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के अंतर्गत अपने अगले अध्याय सामाजिक समूह सोशल ग्रुप के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम सामाजिक समूह के अंतर्गत सामाजिक समूह का अर्थ और इसकी विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने जाना था सामाजिक समूह क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किन्हीं उद्देश्यों के लिए, हितों के लिए सामाजिक अंतःक्रिया करते हुए एक साथ एकत्रित होते हैं, सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं, तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। इसकी विशेषताओं के आधार पर हमने इसको और अधिक अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज हम जानेंगे समूह कितने प्रकार के होते हैं, किन किन भागों में उनको बांटा गया है, यानी कि समूहों का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के समूह बताए हैं। किसी ने सदस्यों की संख्या के आधार पर, तो किसी ने स्थायित्व के आधार पर, किसी ने हम की भावना के आधार पर, तो किसी ने प्रकार्यात्मकता और आकांक्षा के आधार पर बताया है, तो किसी ने सामाजिक संबंधों के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किया है। हम यहाँ जानेंगे उन्हीं वर्गीकरणों को कि अलग अलग विद्वानों ने सामाजिक समूह को किन किन वर्गों में विभाजित किया है। तो जिसके अंतर्गत सबसे पहला है सदस्यों की संख्या के आधार पर। यानी कि संख्या के आधार पर समूह को छोटे और बड़े भागों में बांटा गया है। समूह में सदस्यों की संख्या के आधार पर सामाजिक संबंध निश्चित होते हैं। जैसे अगर हम छोटे समूह की बात करें तो छोटे समूह में अंतःक्रिया अधिक होगी, किंतु इनके संबंध अधिक व्यवस्थित और घनिष्ठ होंगे। जॉर्ज सीमेल, जॉनसन, होमेंस ने छोटे समूहों को समाज का आधार माना है। होमेंस ने 5 छोटे समूहों का अध्ययन किया और बताया कि हर युग में छोटे समूह ने अपने अस्तित्व को विघटनकारी तत्वों से बचाए रखा है। यानी कि समूह जितना छोटा होगा उनके संबंध उतने घनिष्ठ होंगे और वो अधिक स्थायित्व प्राप्त किए होंगे। मैकाइवर और पेज ने राष्ट्र और प्रांत जैसे समूहों का उल्लेख किया, यानी कि बड़े समूहों के बारे में बताया। इसी प्रकार अगर हम समूहों के वर्गीकरण की बात करें तो दूसरा आधार आता है स्थायित्व के आधार पर। स्थायित्व के आधार पर समूहों को 2 वर्गों में बांटा गया है, स्थायी समूह और दूसरा अस्थायी। ठीक है, यानी कि स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार के समूह स्थायित्व के आधार पर होते हैं। यानी कि समूहों के वर्गीकरण का आधार क्या है, उनमें से पहला सदस्यों की संख्या के आधार पर छोटे और बड़े समूह, उसी प्रकार दूसरा आधार स्थायित्व के आधार पर स्थायी और अस्थायी। स्थायी समूह वे होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, जैसे परिवार है, शिक्षण संस्था है, ये स्थायित्व समूह के अंतर्गत आते हैं। स्थायी समूह यानी कि अधिक स्थायी होते हैं। इसी प्रकार अस्थायी समूह कौन से होते हैं, जो कुछ समय के लिए ही बनते हैं, उन्हें अस्थायी समूह कहते हैं। और जब समूह के उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं तो ये समूह भी अपने आप में समाप्त हो जाते हैं। जैसे इनके अगर हम बात करें तो भीड़ हो गया, श्रोता समूह हो गए, तो ये अस्थायी समूह के अंतर्गत आते हैं। बोटोमोर ने इन दोनों के बीच, यानी कि स्थायी और अस्थायी समूहों के बीच एक आभासीय अर्ध समूह की बात की है। यानी कि उन्होंने एक आभासीय अर्ध समूह के बारे में बताया जो स्थायी और अस्थायी दोनों की विशेषताओं को लिए हुए होता है। यानी कि अस्थायी और अस्थायी दोनों समूह के बीच एक जो समूह होता है उसे आभासीय अर्ध समूह कहा है बोटोमोर ने। वे कहते हैं अर्ध समूह वे होते हैं जिनमें संरचना और संगठन का तो अभाव होता है,
तथा समूह के सदस्यों में समूह के प्रति कम जागरूकता होती है। इनमें आयु, लिंग, सामाजिक वर्ग आदि को लिया जा सकता है। यानी कि इन दोनों की विशेषताओं के बीच का जो समूह होता है उसे आभासीय, अर्ध समूह या क्वासी ग्रुप भी कहा जाता है। इनको क्वासी ग्रुप भी कहा जाता है। तो अगर कई बार हमारे एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस के अंतर्गत पूछ लिया जाता है क्वासी ग्रुप या आभासीय अर्ध समूह की अवधारणा किसने दी है, तो हम ये बताएंगे कि बॉटोमर ने इसकी अवधारणा दी है। इसी प्रकार अगर हम समूह के वर्गीकरण के आधार की बात करें तो अगला आधार आता है हम की भावना के आधार पर। हम की भावना के आधार पर समनर ने दो प्रकार के समूह बताए हैं। वे है अंतःसमूह और दूसरा है बाह्य समूह। यानी कि हम की भावना के आधार पर अमेरिकन समाजशास्त्री समनर ने दो प्रकार के समूहों को बताया, अंतःसमूह और बाह्य समूह। अंतःसमूह से इनका तात्पर्य होता है कि जिनमें सदस्यों के मध्य परस्पर हम की भावना पाई जाती है। यानी कि एक व्यक्ति जब ये मानता है कि ये हमारा समूह है, ये मेरा समूह है, यानी कि उसमें हम की भावना पाई जाती है जो उस समूह के सदस्यों को एकता में बांधती है, तो वे अंतःसमूह कहलाएंगे। अंतःसमूह के सदस्य अपने समूह को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न मानते हैं। इनके सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों से के जानकार होते हैं। यानी कि सभी समूह के सदस्य अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने समूह को अपना मानते हैं और ये मानते हैं कि हमारा समूह श्रेष्ठ है और दूसरा समूह है जो निम्न है। इसी प्रकार बाह्य समूह में भी अंतर समूह की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन बाह्य समूह इतर समूह होते हैं, अर्थात अंतर समूह को हम समूह भी कह सकते हैं इसको, और बाह्य समूह को इतर समूह भी कहा जाता है। ठीक है, जब जिसमें हम की भावना पूर्णता नहीं पाई जाती वो बाह्य समूह होते हैं। यानी कि जिन समूह को हम अपना मानते हैं वो हमारे लिए हो गए अंतर समूह और वो दूसरे समूह हो गए बाह्य समूह। अंतर समूह के अंतर्गत उन सभी को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें हम समूह की संज्ञा दी जाती है, या यूं कहें अंतर समूह परिवार के बराबर छोटा भी हो सकता है और संसार जैसा विशाल भी हो सकता है। जैसे हम बात करें परिवार है, कॉलेज है, इनमें हमारे मन में हम की भावना होती है कि ये हमारा है, हमारा परिवार है, हमारा कॉलेज है, तो वो हमारे लिए हम समूह होगा। इसी प्रकार जब हम राष्ट्र की, देशभक्ति की जब हमारी बात आ जाती है तो हम वहां भी हो जाते हैं ये मेरा देश है, ये हमारा है, तो वो देश भी हमारे लिए अंतर समूह के अंतर्गत आएगा। यानी कि इसके अंतर्गत समूह छोटा भी हो सकता है परिवार जितना और राष्ट्र जितना बड़ा भी हो सकता है, परंतु उसमें हम की भावना होना अनिवार्य है। हम की भावना के कारण ही हमारे लिए वो अंतर समूह है। और बाकी जो जिनके प्रति हमारे मन में द्वेष भावना या ये कि हमारे से बाहर के व्यक्ति हैं, बाहरी लोग हैं, तो वो हमारे लिए बाह्य समूह होगा। अंतर समूह और बाह्य समूह को स्पष्ट करते हुए आगे ऑकबर्न और निमकॉफ ने भी बताया है। ऑकबर्न और निमकॉफ के मत में अंतर समूह जो होते हैं उनके सदस्यों में के लिए हमारे मन में सहानुभूति, सहकारिता की भावना पाई जाती है, तथा बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति हमारे मन में भय, संदेह, घृणा, विरोधाभासी भाव होते हैं। इसी प्रकार रॉबर्ट वीरस्टेड ने भी अंतर समूह और बाह्य समूह का अंतर बताते हुए बताया है कि प्रथम तो अंतर समूह के व्यक्ति बाह्य समूह को दकियानसी और पिछड़ा हुआ मानते हैं, अर्थात अंतर समूह के सदस्यों में तो हम अंतर देखते हैं, उनका व्यक्तित्व रूप से मूल्यांकन करते हैं, किंतु बाह्य समूह के सभी सदस्यों को एक जैसा मानते और उनमें कोई अंतर नहीं करते। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, भारतीय सभी पाश्चात्य लोगों को एक समान श्रेणी में का मानते हैं, जबकि भारतीयों में
हिंदू, मुस्लिम, दक्षिण आदि लोगों का अलग अलग श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार दूसरा अगर हम देखें, अंतर समूह बाह्य समूह से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए स्वयं को सुदृढ़ बना लेते हैं। अर्थात बाह्य समूह से जब भी खतरा होता है तो अंतर समूह के सभी लोग संगठित हो जाते हैं। जैसे हम भारत, पाकिस्तान या अन्य देशों के साथ जब हमारे विरोधाभासी विचार होते हैं तो युद्ध या अन्य प्रकार की जब स्थितियां पैदा होती हैं तो हम अपने देश को के सदस्य जो होते हैं एकजुट हो जाते हैं। तो इस प्रकार बाहरी खतरे का सामना करने के लिए हम संगठित हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए अंतः समूह होगा। तो अभी हमने समूहों के वर्गीकरण के अंतर्गत समूहों के वर्गीकरण के आधारों में सदस्यों की संख्या के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर और हम की भावना के आधार पर समूहों को जाना। इसके आगे भी कुछ और आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर समूहों का वर्गीकरण है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में या आगामी क्लास में हम अन्य आधार जो है समूहों के वर्गीकरण उनको जानेंगे।